हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। दिल्ली चलो वर्दी पाओ, ये हमारी एक चैनल का नारा है उन व्यूअर्स के लिए जिनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और आप लोग बिना टेंशन के दिल्ली पुलिस की तैयारी करें हमारे चैनल से, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरी तरीके से आप लोगों की सहायता करेंगे, मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ में। इस उम्मीद के साथ में मैं हर एक वीडियो, हर एक क्लास लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जरा कि निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, Ctrl+Alt+Delete। देखो ध्यान रखेंगे, अगर कोई एप्लीकेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमने कोई एप्लीकेशन खोल रखी है और अगर हम लोग इस चीज़ को दबाते हैं Ctrl+Alt+Delete को, तो हम लोग ऐसे एकदम से उस फ्रंट पेज पर पहुंच जाते हो। जैसे हम लोग एक किसी कंप्यूटर को, सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वो पहला पेज जो हमें दिखाई देता है तो वहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं, तो उसे हम लोग 3 फिंगर सैल्यूट कहते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो चाहे उसमें मेल है चाहे फीमेल है, तो वो कौन से पहले भारतीय थे जिसने विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराया था, अपने भारत का झंडा फहराया था। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एनी बेसेंट, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है बेगम हजरत महल, क्या ऑप्शन नंबर सी है भिकाजी कामा, या ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी सहगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी की ज़मीन पर भारत का तिरंगा फहराया था। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ इनमें से किसकी भूमिका थी। मतलब 1923 में जिस समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय मोतीलाल नेहरू के साथ में कौन व्यक्ति थे। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, क्या ऑप्शन नंबर सी है विपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन नंबर डी है चित्तरंजन दास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है, क्योंकि चित्तरंजन दास शामिल थे मोतीलाल नेहरू के साथ में जिस समय एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। तो किस पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अभिनव भारत की थी, क्या आज़ाद हिंद सेना की थी, क्या फिर रिवोल्यूशनरी आर्मी की थी, क्या ऑप्शन नंबर डी है फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। तो सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में जिस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया था, त्रिपुरी संकट जब अधिवेशन हुआ था, तो उसी अधिवेशन के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। मतलब प्रोटीन जो बनता है कोशिका के किस हिस्से में बनता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेटिकुलम में, या फिर गोल्जी एपेरेटस में, क्या ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइबोसोम्स में, क्या फिर लाइसोसोम्स में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन बनता है, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और RNA भी राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे प्रोटीन संश्लेषण भी कह सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं प्रोटीन के निर्माण को। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है राइबोसोम्स। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है कि निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। कैल्सीफेरोल मतलब कैल्शियम प्लस फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस कौन से विटामिन के अंदर होता है। तो वो है विटामिन विटामिन डी इज़ द राइट है, क्योंकि ए ऑप्शन है इसलिए मैंने ए बोला है। तो विटामिन डी इज़ द राइट है, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो वो है ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो कौन से तत्व के अंदर, कौन से एलिमेंट के अंदर होता है। क्या हाइड्रोजन, क्या टंगस्टन, क्या ऑस्मियम, क्या फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। जो ऑस्मियम है, ऑस्मियम के अंदर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। देखो डेंसिटी का मतलब देखो इन ऑप्शन के अनुसार है, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो बहुत ज़्यादा है उनके पार्टिकल्स के बीच में, और जो उनके पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ये हमारा घनत्व है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और हाँ, एक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लंदन में
लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो किसकी चर्चा के लिए किया गया था, मतलब किसके ऊपर चर्चा करनी थी जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था के लिए, क्या फिर भारत का भावी संविधान बनाने के लिए, क्या ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए, गांधी जी की मांगों को पूरा करवाने के लिए, क्या ऑप्शन नंबर डी है भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा था इस वजह से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, बिकॉज क्योंकि 1927 में इंडिया के अंदर एक साइमन कमीशन भेज रहा था ब्रिटेन, फिर 1928 में फरवरी में साइमन कमीशन इंडिया में आया, लेकिन वो असफल रहा साइमन कमीशन इंडिया में एक कानून की व्यवस्था बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए इंडिया के अंदर आया था, तो इसीलिए उसका विरोध किया गया, कानून यहाँ पर नहीं बनाया गया। तो इसीलिए जो है बीच में कई सारी ऐसी प्रक्रिया हुई जिनकी वजह से कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून नहीं बना पाई, और उसके बाद उन्होंने गोलमेज सम्मेलन किया और ब्रिटेन के अंदर ही वहीं पर भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाया और वहीं पर उन्होंने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन में कोई कानून बनाया और उस पर एक चर्चा की, और 1935 में जाकर वो कानून एक हमारे भारत में लागू किया गया था जिसका नाम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 में सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन से ही संबंधित प्रश्न आ गया। तो गोलमेज सम्मेलन जो पहला हुआ था वो कब हुआ था, वो 1930 में हुआ, क्या 1907 में हुआ, 1923 में हुआ, 1919 में हुआ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और जो एक वहाँ के रैमजे मैकडोनाल्ड जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर ब्रिटेन के, और उन्होंने ही अध्यक्षता की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की और दूसरे और तीसरे की भी, ठीक है। और ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें 89 प्रतिनिधियों ने 89 जो एक पार्टिसिपेट थे उन्होंने हिस्सा लिया था। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो है कि दिसंबर 1929 में 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में भी निर्धारित कर दिया गया था। तो वो कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस या पहला स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। तो वो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। और ये हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन और दिसंबर के महीने में। और ये अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और रावी नदी के तट पर, क्योंकि लाहौर रावी नदी के तट पर ही है, वहीं पर पहली बार झंडा भी फहराया था, तिरंगा भी फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है हमारा कि इनमें निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। देखो यहाँ 47 में थोड़ा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर केवल यहाँ से स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। जिस समय कैबिनेट मिशन इंडिया में आया 1946 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा भेजा गया था, तो उसमें कौन से मंत्री शामिल नहीं थे। तो अलेक्जेंडर भी शामिल था भाई, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर जिसका नाम है। तो इसके अलावा सर स्टैफोर्ड क्रिस्प भी था, इसके अलावा सर पैथिंग लॉरेंस भी था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है जो नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है ओके स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, तो देखो 1947 में इंडिया के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए थे, और लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का, जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 15 अगस्त के वाले दिन ही तो लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वो वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही था, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था 1948 में, जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत से चले गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि हमारा कि 1945 में ब्रिटेन में सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद प्रतिबद्ध किया गया था। तो भारत को जो स्वतंत्रता दिलाई थी, जो इंडिपेंडेंस मिली थी भारत को, तो वो कौन सी सरकार ने दी थी, जो 1945 में वो सरकार बन के आई थी। क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, सीधी सी बात है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर
स्टार्ट हुआ था 39 में, और 45 में 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था। उसके बाद ही ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन जिस समय हुए थे तो वहाँ पर एक नई सरकार बनी, लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी ने ही भारत को आज़ादी दी थी, ये तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। लेबर पार्टी उस समय मतलब ब्रिटेन के अंदर आई थी। ओके, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपको अपनी तरफ से हार्ट देंगे और प्यार देंगे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता या ऑटोनॉमस मिल गया था। जो भी प्रांत होते, प्रांत मतलब स्टेट होते, राज्य होते हैं, तो राज्यों को स्वायत्ता मिल गई थी। देखो ध्यान रखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन चलना, एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम होना, तो वो अलग था 1919 में, 1919 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिनियम 1909 के द्वारा, या अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या इनमें से कोई विकल्प नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसी के तहत क्या किया गया था कि प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का वर्णन करता है, जो अल्पसंख्यकों के या माइनॉरिटीज़ के हितों का संरक्षण करता है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें आर्टिकल 24, क्या आर्टिकल नंबर 42 है, क्या आर्टिकल नंबर 18 है, क्या आर्टिकल नंबर 29 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। आर्टिकल नंबर 29 जो है वही माइनॉरिटी के हितों का संरक्षण करता है। ध्यान रखेंगे, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक जो भारत के अंदर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो कौन है ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देखो, दोनों सदनों के चुने गए सदस्य, जी हाँ, विधानसभा के चुने गए सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के चुने गए सदस्य, ठीक है। तो विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य भाग नहीं लेंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ यही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर लेते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ओके, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। क्या आर्टिकल नंबर 58 के तहत, क्या 54 के तहत, क्या 55 के तहत, क्या 52 के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है, क्योंकि 52 है आर्टिकल, उसी के तहत जो है वो ये वाली बात बोली गई कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, है ना। और आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, जो भी कार्यकारी जो पावर होगी पूरी की पूरी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 54 में क्या किया है, इलेक्शन का प्रोसेस किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 58 में जो है वो योग्यता का वर्णन किया गया है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 आर्टिकल नंबर 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है। तो यह कौन से भाग से संबंधित है, कौन से पार्ट से संबंधित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्या वो केंद्र या राज्यों से संबंधित है, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, क्या राज्य सरकार से संबंधित है, या फिर वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, डीपीएसपी होती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, तो वो उसी से संबंधित है आर्टिकल नंबर 41। क्योंकि ये जो भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला जो भाग है, वो स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल नंबर 36 से। कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक जाता है। तो इसलिए बीच के जितने भी आर्टिकल आएंगे वो सारे के सारे इसी वाले भाग के अंदर आएंगे, डीपीएसपी के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी अधिकारित भाषा है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में अधिकारित भाषा कहते हैं ना कि भाई इंग्लिश में पेपर छपते हैं या फिर इंग्लिश में वर्णन होता है या फिर हमें अपनी याचिका वगैरह इंग्लिश में डालनी होती है या फिर जो भी सुनवाई करती है वो उसके कागज़ जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो इस तरीके से ये जो अधिकारित भाषा जो है वो अंग्रेजी को माना गया है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंदर। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत माना गया है? तो भारतीय संविधान का वो आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 348 1 और क्या भी इसके सामने जुड़ा रहता है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर
348(1) के तहत ही आधिकारिक भाषा अंग्रेजी मानी गई है उच्चतम न्यायालय के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन किस वर्ष, कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी तो वो कौन से एक हमारे ईयर में की गई थी या कौन से अधिनियम के तहत की गई थी। तो वो अधिनियम आया था 1973 में। 1973 में जो एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया था तो उसी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और भारत के अंदर ये पहली सुप्रीम कोर्ट थी। लेकिन ये केवल एक कंपनी का कामकाज करने के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट थी या उनका फैसला सुनाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। ओके, और इसी एक्ट के तहत कोलकाता के जो बंगाल है, बंगाल के अंदर पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की तो वो है कि स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो इंडिया के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था, तो वो भारतीय संविधान के अनुसार 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इंडिया के अंदर, जो स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और हाँ एक क्वेश्चन और है, स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो वो थे हीरालाल जे कानिया। क्या थे? हीरालाल जे कानिया। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की आपसे, तो वो है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये करके क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 TB, है ना, 1 TB इक्वल टू 1024 GB होता है। टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी है 1 GB गीगाबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। MB होता है 1024, सही है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है 1 MB बराबर 1024 KB होता है, किलोबाइट होता है, सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना, 1 बाइट बराबर 8 बाइट्स होती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए वर्ड लेंथ इज, या किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है। सीधी सी बात है, जब हम शब्द होते हैं या जो कंप्यूटर के अंदर वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स की लंबाई की जो माप होती है उसकी यूनिट क्या होती है। क्या वो मीटर होती है, क्या वो फिर बाइट होती है, क्या वो बिट होती है, क्या वो फिर मिलीमीटर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल, वो होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा कि किसी शब्द की लंबाई की माप होती है बाइट। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कंप्यूटर में डाटा किसी रूप में संग्रहित होता है या किस रूप में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। जो डाटा होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है, तो क्या वो ऑक्टल में होता है या हेक्सा डेसिमल में होता है या बाइनरी में होता है या फिर डेसिमल में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। बाइनरी नंबर्स में कोई भी डाटा संग्रहित होता है, स्टोर होता है, या जो कंप्यूटर होता है वो किस भाषा में डाटा को ग्रहण करता है, तो वो करता है बाइनरी नंबर में। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो क्या वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है HTTP, क्या ऑप्शन नंबर बी सी है IP, या फिर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है हमारा TCP, या ऑप्शन नंबर डी है UDP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यही एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फुल फॉर्म को लेकर कंप्यूटर में। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है HTML इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर। तो कंप्यूटर विज्ञान में HTML का विस्तारित रूप क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके विस्तारित रूप या इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। क्यों? क्योंकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, वही हमारा फुल फॉर्म होती है HTML की। और जैसे कोई एप्लीकेशन पेज होता है तो एप्लीकेशन पेज हमारी जो हो जाती है उसमें जो लैंग्वेज होती है मार्कअप लैंग्वेज ही होती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, किसके? कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC जिसे हम लोग कहते हैं, ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द बिल्कुल राइट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो ये भी एक एप्लीकेशन से संबंधित है। ENIAC जो हमारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
एंड कंप्यूटर जो है वो NEA की फुल फॉर्म है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। नंबर नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। ध्यान रखेंगे, जो कंप्यूटर में रोम है, रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है और ये जो रिमूव नहीं होती है, मेमोरी ऐसी होती है, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहले इसको ऑप्शन को पढ़ लो। रैंडम ओनली मेमोरी, क्या ऑप्शन नंबर बी है रीड ओनली मेमोरी, रीड आउट मेमोरी है, या ऑप्शन नंबर सी है रीड ओनली मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी है रोटेशन ओनली मेमोरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, सी इज़ द राइट है, रीड ओनली मेमोरी। कई एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है विद्युत वाहक बल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो विद्युत वाहक बल जो हो जाता है हमारा, तो वो क्या दर्शाता है, क्या प्रतिरोध को दर्शाता है, क्या शक्ति को दर्शाता है, क्या प्रति इकाई आवेश को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, या फिर विद्युत धारा को दर्शाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है कि निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, तो निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा गया है। देखो, ऐसे तो बहुत सारे स्टील प्लांट इंडिया के अंदर चले, तो स्टील प्लांट जो है वो किसी विदेशी कंपनियों की सहायता से या विदेशी जो सरकार है उनकी सहायता से इंडिया के अंदर चले थे। लेकिन पहला जो इंडिया की खुद एक जो पैसा था, पूंजी थी, और खुद जो एक इंजीनियर थे उनकी सहायता से जो अपने खुद का एक स्वदेशी एक स्टील प्लांट इंडिया में स्थापित हुआ था, वो कौन सा था। क्या फिर वो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी था, क्या डिस्को था, क्या फिर इसको था, क्या बोकारो स्टील प्लांट था। तो बोकारो एक झारखंड में जगह है, तो इसी के नाम से बोकारो स्टील प्लांट इंडिया के अंदर पहला स्वदेशी स्टील प्लांट बनाया गया था। तो ये थे आज के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।